हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दुआ करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस सब चीजों में टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द एसिड बेस बैलेंस, यानी एसिड और बेस का बैलेंस किस तरीके से बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है? एसिड का होता है। एसिड आप लोग समझते होंगे अच्छे से। एसिड का मतलब होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल। अब एसिड का प्रोडक्शन होगा, तो अगर एसिड का प्रोडक्शन होगा तो बॉडी एसिडिक हो जाएगी। जब बॉडी एसिडिक हो जाएगी तो इसका मतलब पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए बॉडी के अंदर प्रोडक्शन किसका भी जरूरी है? बेस का भी जरूरी होता है। किसका होता है? बेस का जरूरी होता है। आगे सर, अब एसिड और बेस किस तरीके से होते हैं? ये एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक होते चले जाते हैं, और इनके बीच में क्या रहता है? बॉडी के अंदर बैलेंस रहता है। आगे सर, अगर ये बैलेंस किसी भी तरीके से बिगड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का बॉडी हमेशा कोशिश करता है। आगे समझ, इक्विलिब्रियम, लेकिन कभी भी इक्विलिब्रियम होता नहीं, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। इसका मतलब ये क्या है? फ्लक्चुएशन चलता रहता है। इक्विलिब्रियम हो गया यानी बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? पर्सन की डेथ हो गई। इसका मतलब क्या है? एसिड और बेस आपस में एक दूसरे से क्या करते रहते हैं? कोरिलेट करते रहते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं किस तरीके से। इनको समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि एसिड क्या चीज होती है और बेस क्या चीज होता है। आगे देखो, यानी जब एसिड की बात करेंगे तो एसिड का मतलब होता है कि जो क्या होते हैं? डोनर होते हैं। किसके? हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और जो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? बेस। तो बेस में जो H+ को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। क्या करते हैं? रिसीव करेंगे। तो रिसीवर होंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव चार्ज होंगे हमेशा। आगे समझ, तो यानी ये रिसीव करते हैं, डोनर होते हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। आगे मान लीजिए क्योंकि उन्होंने दिया है, पॉजिटिव हो गए, उनके पास ज्यादा है तो दे दिया। एसिड है, एसिड का हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा वही तो दे सकता है। और बेस के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों ही एसिड होंगे, लेकिन फिर एक को हम बेस कहेंगे और एक को एसिड कहेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कहेंगे। देखिए समझिएगा, जब एसिड बेस बैलेंस को अपन अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तो उससे पहले हमें समझना होगा किसको? पीएच को। क्योंकि एसिड बेस बैलेंस को बॉडी के अंदर किससे डिनोट किया जाता है या किससे दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है? पीएच के साथ। किसके साथ दर्शाया जाता है? पीएच। अब पीएच क्या है? पी मतलब हो गया पावर। पी मतलब क्या हो गया? पावर। और किसका? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन का जो पावर होता है उसी को पीएच कहते हैं। तो फिर पावर कहने की क्या जरूरत थी? हाइड्रोजन आयन को ऐसे कह देते। इसको पावर इसलिए कहने की जरूरत पड़ी क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर देखिए बॉडी फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं? बॉडी फ्लूइड होते हैं। तो जनरली जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उनका जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.004 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इस तरीके से बॉडी पर लीटर के हिसाब से, तो बॉडी के अंदर बहुत सारा फ्लूइड है, तो इस तरीके से इसको मेजर करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कर दिया। पावर ऑफ हाइड्रोजन किस तरीके से किया? इसको बोला गया नेगेटिव लॉगरिथम। क्या बोला गया? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन। अब नेगेटिव लॉगरिथम होगी तो नेगेटिव को दर्शाने के लिए फिर इसको क्या कर दिया? पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो नेगेटिव लॉगरिथम को, इस नेगेटिविटी को दिखाने के लिए इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? पावर के अंदर। किस तरीके से कर दिया? क्योंकि देखिए नॉर्मली जो पीएच आपने सुना होगा स्केल में होता है, तो 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये 7 आया कहां से? ऐसे लिखती है, ऐसे नहीं लिखा। नॉर्मली जो बॉडी ब्लड होता है हमारा क्या होता है? फ्लूइड होगा, या फिर आप लोग किसकी बात करेंगे? मेनली ब्लड की, क्योंकि ब्लड के अंदर ब्लड की पीएच को, बॉडी के अंदर ब्लड की पीएच को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.0000004। आगे बस समझ, इतनी कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन, इतनी कम कंसंट्रेशन होती है। तो इसको इस तरीके से, किस तरीके से बार बार इसको मेजर करेंगे? कैसे लिखेंगे बार बार इसको? तो इसको मेजर करने में, इसको बार बार लिखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ये 70 को क्या कर दिया? न्यूट्रल पोजीशन में लिया। क्या लिया? न्यूट्रल पोजीशन के अंदर लिया। और ब्लड के अंदर क्या होता है? 4 होता है। नॉर्मल पीएच कितना होता है? 4। इसलिए इसको क्या कर दिया? यहाँ पर ऐसे रख दिया 7.4। तो ब्लड की पीएच क्या होगी? नॉर्मल 7.4 होगी।
अब मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है, ये ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसका मतलब कहाँ है, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, कभी ये ज्यादा कभी ये ज्यादा कभी ये ज्यादा कभी ये ज्यादा। नॉर्मल होगा 7.4, तो कभी ये ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है अगर एवरेज में बात करते हैं तो ब्लड की पीएच हो जाती है, ब्लड का जो पीएच हो जाता है वो 7.35 से लेकर के 7.45, कितना हो जाता है 7.35 से 7.45। आगे बात समझे। अब ये आपको पता चल रहा होगा, अभी हमने देखा था कि जो न्यूट्रल होता है वो यहाँ पर होगा, न्यूट्रल होगा, ये 4 प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब 7 क्या होगा, इसमें न्यूट्रल कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, पीएच 7 न्यूट्रल हो जाएगा। आगे समझिए, तो इसका मतलब समझ सकते हैं ब्लड कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। अब ये एल्कलाइन कैसे होता है, सबसे पहले तो पीएच कैसे बनाया गया, किस तरीके से है, आपने सोच लिया, या कोई पूछता है तो सीधा सा बता देना आप, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन व्हाट दी जाना, बॉडी फ्लूइड की पीएच हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है तो आप बता देना 0.004 इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर ब्लड की पूछेंगे तो 0.00004 आपने बता देना इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से। क्लियर दोस्तों। अब देखिए इंपोर्टेंट चीजों को अब समझना होगा आपने। देखिए यानी कि जब समझेंगे हाइड्रोजन आयन को तो देखिए स्केल की बात करेंगे, सबसे पहले तो किसकी बात करेंगे, स्केल की। तो स्केल के अंदर 7 क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रल होता है, और मैक्सिमम कितना होता है 14 होता है, कितना होता है 14, और यहाँ पर क्या होगा 1, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या होगा 7, इससे 8 9 10 11 12 13 और ये क्या हो गया लास्ट में 14। आगे बस समझो 14 तक क्या होता है आपका एल्कलाइन होता है, क्या होता है एल्कलाइन होता है। क्लियर दोस्तों। और नीचे की तरफ क्या होगा फिर एसिडिक होगा, कैसा होगा एसिडिक होगा। क्लियर दोस्त। और यहाँ पर क्या हो गया ये न्यूट्रल हो गया, यानी कि यहां से अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा एल्कलाइन नेचर होगा, और यहां से अगर नीचे होगा तो क्या होगा एसिडिक नेचर होगा। अब देखिए अब जब पीएच की बात करेंगे तो अभी हमने देखा था कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ना चाहिए तो उसके हिसाब से तो क्या है एल्कलाइन बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है जैसे घट रही वैसे एसिडिटी आएगी। इसीलिए अब आप समझ में आ गए कि नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है। नेगेटिव लॉगरिथम होने की वजह से जब चीजें घटेंगी तो इसका मतलब क्या होगा एसिडिटी होगी, क्या होगी एसिडिटी होगी। और जब क्या होगा यहां से ज्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर एल्कलाइन होगा, क्या होगा एल्कलाइन। क्लियर दोस्तों, आया इतना समझ। तो इसलिए अगर पीएच बढ़ रहा है एल्कलाइन की तरफ जा रहा है और पीएच घट रहा है तो इसका मतलब ब्लड का क्या है एसिडिटी की तरफ आ रहा है। और ब्लड की पीएच होती है वो कैसी होती है, हमारा बॉडी एल्कलाइन होता है, कैसा होता है एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो बॉडी का पीएच होता है, ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है 7.4, कितना होता है 7.4 तक होता है। तो 7.4 है तो 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया स्लाइटली एल्कलाइन हो गया। और स्लाइटली एल्कलाइन हो गया तो इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि अनिसीधी कहते हैं कि स्विमिंग पूल में नहा के तू और भी नमकीन हो गई, और भी नमकीन, यानी नमकीन तो थी लेकिन और भी ज्यादा नमकीन हो गई। इसका मतलब क्या है 7.4 से ज्यादा की तरफ चले गए और ज्यादा नमकीन हो गए। आगे बस तो इसका मतलब ह्यूमन बॉडी होती है वो कैसी होती है एल्कलाइन नेचर की होती है, कैसी होती है एल्कलाइन। अगर एसिडिटी की तरफ जाएगी तो पर्सन की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। आगे बस अब देखिए ये तो ये मेंटेन होगा। अब ये मेंटेन कैसे होगा भाई, ये बैलेंस कैसे होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर 3 सिस्टम बनाए गए। कितने बनाए गए हैं 3 सिस्टम है। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सिस्टम होते हैं। देख लीजिए किस तरीके से। सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे कि बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से सिस्टम बनाए गए। तो सबसे पहला जो सिस्टम बनाया गया उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी। क्या बोलते हैं प्राइमरी, जो कैसे काम करता है इमीडिएट काम करता है। इमीडिएट का मतलब होता है विद इन सेकंड में काम करता है। किसमें काम करेगा इमीडिएट, यानी सेकंड्स में काम करता है। किसमें काम करेगा सेकंड के अंदर काम करेगा। आगे सर में तो इसको बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं बफर, क्या बोलेंगे बफर। और बफर क्या होते हैं, बफर का मतलब होता है बैंक। और बैंक क्या होगा बॉडी के अंदर फ्लूइड होगी, क्या होगी फ्लूइड होगी। और भी चीज होती है बॉडी में, उनकी सेल भी बफर्स के अंदर आती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बफर के अंदर आती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं प्राइमरी होते हैं, इमीडिएट करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, सेकेंडरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कि इमीडिएट काम ना करके थोड़ा सा डिले करता है, लेकिन डिले का मतलब है ये मिनट 2 आवर में काम करेगा। किसमें करेगा मिनट में 2 आवर्स, मैक्सिमम 1 आवर हो सकता है, बाकी मिनट में क्या करता है ये स्टार्ट कर देता है।
आगे बस दोस्तों ये होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए किस तरीके से करता है अभी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन बता देते हैं आपको कि टर्सरी कौन सा होगा। टर्सरी सिस्टम होगा यार जो डिले काम करेगा। कैसा काम करेगा? डिले, लेकिन बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, 2 to 3 डेज के अंदर काम करेगा। किसमें करेगा? 2 to 3 डेज के अंदर काम करेगा। तो उसको अपन बोलते हैं रीनल सिस्टम। कौन सा होता है? रीनल सिस्टम, यानी किडनी के द्वारा काम होगा, डिले काम होगा लेकिन परमानेंट काम होगा। अब देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं किसको? प्राइमरी को, बफर को। अब बफर मैंने बोला था बैंक की तरह काम करता है। बैंक की तरह कैसे काम करेगा? जैसे कि हमने देखा था कि एसिड बेस बैलेंस के अंदर अपन किसको रेगुलेट करेंगे? मेनली हाइड्रोजन आयन को। किसको करेंगे? हाइड्रोजन आयन को। जब हाइड्रोजन आयन को करेंगे तो इसका मतलब बैंक में तो पैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? फिर हाइड्रोजन आयन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन आयन, क्योंकि यहाँ तो बैंक पैसे से तो पीएच मेंटेन नहीं हो रहा। भाई पैसे से पीएच मेंटेन होता तो फिर तो पैसे इस बैंक के अंदर होते, लेकिन ये पीएच किससे मेंटेन हो रहा है? इस हाइड्रोजन से हो रहा है। तो इसलिए इस बैंक के अंदर क्या होंगे? हाइड्रोजन आयन। अगर जरूरत पड़ी तो अपन डिपोजिट कर देंगे हाइड्रोजन आयन को, और जरूरत पड़ी तो वहां से निकाल लेंगे, यानी कि रिसीव कर लेंगे। तो इसका मतलब है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर हाइड्रोजन आयन को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जब कब छोड़ेंगे? जब एसिडिटी बढ़ेगी, और जब एसिडिटी कम होगी यानी एल्कलाइन बढ़ेगा तो वहां से हाइड्रोजन आयन को क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे। तो फिर वापस एसिडिटी को क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। इसके अंदर मेनली आते हैं आपके, देख लीजिए, ब्लड आता है। कौन आता है? ब्लड आता है। इसके अंदर सेल आता है। सेल कैसे आता है? सेल ऐसे आता है, देखिएगा, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो पोटेशियम के साथ में हाइड्रोजन आयन को क्या कर देती है? ट्रांसपोर्ट कर देती है। आगे सेल में तो पोटेशियम का जब क्या होगा? बाहर आएगा तो हाइड्रोजन आयन अंदर चला जाएगा। जब हाइड्रोजन बाहर निकला तो पोटेशियम अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से किसको? बाइकार्बोनेट के साथ में क्लोराइड शिफ्ट करते हैं। बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का शिफ्ट होता है। तो यानी कि जब क्या किसकी जरूरत है? बाइकार्बोनेट को अंदर रखना है, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या बनेगा? बेस बनेगा। कैसे बनेगा वो अभी देखेंगे अपन। तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट तो सेल के अंदर चला जाएगा, क्लोराइड कहां जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो इसका मतलब सेल खुद में भी क्या करती है? इस तरीके से मेंटेन करती है। दूसरा देखिए कि किस तरीके से मेंटेन करती है? मोनोहाइड्रेट और डाइहाइड्रेट के रूप में भी क्या करती है? मॉनिटर करती है। कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। तो ब्लड हो गया, सेल हो गया। तो ये क्या करते हैं? इसके अलावा देखिए हीमोग्लोबिन, मोस्ट इंपोर्टेंट, हीमोग्लोबिन भी क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर लेता है अपने से। तो इसका मतलब ये भी हीमोग्लोबिन भी किसके अंदर रहता है? ब्लड के अंदर रहता है। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन किसकी तरह काम करेगा? बफर की तरह काम करेगा। क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर लेगा, जरूरत पड़ने पर छोड़ भी देगा। क्लियर है बात समझ में? तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। कौन होती है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। कई सारी ऐसी प्रोटीन्स होती है जो क्या करती हैं? हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर लेती है, हाइड्रोजन आयन को जरूरत आने पर छोड़ देती है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? बफर के अंदर आते हैं। इमीडिएट एक्ट करते हैं, विदिन सेकंड के अंदर एक्ट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट होगा, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करना चाहिए बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन देखिए नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे? अपन रेस्पिरेटरी की बात करेंगे। जब रेस्पिरेटरी की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी को समझने के लिए हमें गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन को समझना होगा। किसको समझना होगा? गैसेस ट्रांसपोर्टेशन। गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन। गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन को क्यों समझना होगा? क्योंकि देखिए जो रेस्पिरेटरी होता है वो किस तरीके से एक्ट करेगा? कि देखिए हमारी सेल होता है, सेल के अंदर बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट बनता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है तो आपको पता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म किसका होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का होगा और साथ में कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं तो इनका ये क्या होता है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगा तो एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने सुना होगा, तो उनके एंड प्रोडक्ट में बनता है CO2 प्लस H2। क्या बनता है? CO2 प्लस H2। अब ये CO2 प्लस H2 बन जाता है, CO2 प्लस H2 शिफ्ट होकर के कहां जाता है? देखिए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, तो साइटोप्लाज्म से होकर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आएगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से उसको ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिसीव कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखो जब रिसीव कर लेंगे ब्लड वेसल्स तो इसका मतलब वो किस में आ गया? ब्लड के अंदर आ गया। जब ब्लड के अंदर आएगा कौन आएगा? देखिए CO2 बना है प्लस H2 बना है। क्या बना है? CO2 प्लस H2। तो जैसे ये CO2 प्लस H2 आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक दुनिया का सबसे फास्ट वर्क करने वाला एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं उसको। क्लियर? जो कि सबसे फास्ट काम करता है और रिवर्सिबल काम करता है, जिधर जरूरत पड़ा उधर शिफ्ट कर देता है। तो CO2 प्लस H2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसमें कन्वर्ट करता है? H2CO3। H2CO3। तो इसका मतलब ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड।
ये कार्बोनिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब ये बनेगा, इसका मतलब क्या बनेगा, एसिडिक होगा मीडियम। इसलिए कहते हैं कि जब CO2 रिटेन होगा, देखिए जब CO2 बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या बढ़ेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। जब कार्बोनिक एसिड बनेगा तो इसका मतलब बॉडी के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि CO2 से क्या बन रहा है, H2CO3 बन रहा है। अब देखिए यहाँ भी नहीं रुकता है, यहाँ भी नहीं रुकेगा, क्योंकि क्या हो जाएगी बॉडी के अंदर, एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी को तो हमने क्या करना है, बैलेंस करना है, तो तुरंत ही ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या कर देता है, इसको फिर से ब्रेक कर देता है, फिर से क्या कर देगा, यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा और ये अगेन क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा, किसको, H2CO3 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से एक तो हाइड्रोजन आयन छोड़ देगा और दूसरा क्या छोड़ देगा, यहाँ पर SCO3 माइनस। अब SCO3 बेस है, इसलिए देखिए क्या है, इस पर माइनस है, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन आयन को रिसीव किया हुआ था, अब इसने आइसोटोप को डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया तो क्योंकि डोनर है, इसको एसिड बोलेंगे, ये क्या है, रिसीवर, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। आगे बात समझ में, दोनों है ही एसिड, इसको क्या बोलेंगे अपन, बाइकार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनिक एसिड। क्लियर है दोस्तों, बाइकार्बोनिक एसिड बोलेंगे। अब देखिए ये हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, फ्री हो गया, अब ये फ्री हो गया, जब ये बाइकार्बोनिक से क्या हाइड्रोजन आयन फ्री हुआ, तो फ्री हुआ तो इसको किसने बाइंड कर लिया, हीमोग्लोबिन ने। देखिए मैंने बोला था हीमोग्लोबिन भी क्या कर लेता है, इसको बाइंड कर लेता है, तो ये क्या बन गया, HH, क्या बन गया, HH। आगे समझिए, तो इसका मतलब देखिए, इसीलिए ये बोलते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन 70% किसके साथ होता है, बाइकार्बोनेट के साथ होता है। आगे बात समझिए, जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसके साथ होता है, हीमोग्लोबिन के साथ होता है, किसके साथ होता है, हीमोग्लोबिन के साथ। आगे समझिए, अब देखिए अगर इसका हीमोग्लोबिन के साथ करेंगे तो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होगा और बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाएगी, तो इसका मतलब CO2H2 जैसी बनेगी, कार्बोनिक एसिड बनेगा, किसके प्रेजेंस में बनेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, बाइकार्बोनेट के अंदर SCO3 के अंदर हाइड्रोजन आयन, इसको कौन बाइंड कर लेगा, हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा, और ये सेलुलर से कहां पहुंच जाएंगे, पल्मोनरी कैपिलरी यानी लंग्स के पास पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, ये लंग्स के पास पहुंचेंगे। जब लंग्स के पास पहुंचेंगे तो मैंने आपको बताया था ये कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल। कैसी प्रोसेस है ये, रिवर्सिबल। जब रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो देखो मैं इसको बता देता हूं, जब रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो इसका मतलब ये किसमें पहुंचेगा, फिर पल्मोनरी कैपिलरी यानी लंग्स में। लंग्स में से CO2 को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, तो इसका मतलब है वहां पर हीमोग्लोबिन जो होगा, जो मैंने बताया था HHB बाइंड किया हुआ था, ये अब ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, किसको करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। ऑक्सीजन को बाइंड क्यों करेगा, क्योंकि हार्डेल इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो इसका मतलब है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वहां पर हीमोग्लोबिन किसी के भी साथ बाइंड नहीं होगा, किसके साथ बाइंड होगा, ये ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड होगा। तो अब जैसे पल्मोनरी पहुंचेगा, ये इसके पास भी कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, और इसको ये छोड़ देगा तो यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और इधर से कौन है, बाइकार्बोनेट तो फ्री है ही, तो इसका मतलब फिर किसके साथ में, SCO3 के साथ में फिर से बाइंड हो जाएगा, बाइंड होकर के क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। क्या बना देगा, H2CO3, क्योंकि मैंने बोला था ये रिवर्सिबल है, H2CO3 बनेगा। जब H2CO3 बनेगा तो H2CO3 वंस अगेन किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2CO3 हो जाएगा। क्लियर है, जब H2CO3 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग्स में आएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्सहेल हो जाएगा, यानी कि एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से, क्या, CO2, और कौन बना आपका, हाइड्रोजन भी बना, वो सॉरी वाटर भी बना, H2O भी बना। जो H2O बना तो फिर H2O का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इसको बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। क्या बोलते हैं, इनसेंसिबल वाटर लॉस हो जाएगा। आगे बस समझ, तो इस तरीके से क्या किया इसने, यानी जरूरत पड़ी तो क्या कर लिया, हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर छुपा के रखा। अब देखिए यहाँ से अगर हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट रहेगा तो एसिडिटी मेंटेन। अगर एल्कलाइन है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनेगा तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो एसिडिटी को बढ़ा देगा। इसको कौन मेंटेन करता है, ये रेस्पिरेटरी। इतना समझ लीजिए, बाकी का जब गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर, अभी इतना समझ लीजिए कि सेकेंडरी जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ब्लड के ओवर पे काम करेगा और किस तरीके से ये रेगुलेट करता है एसिडिटी। आगे बस समझ लो दोस्तों। देखिए इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वो होता है आपका टर्सरी, यानी कि डिले जो काम करेगा 2-3 वीक्स के अंदर, वो होता है आपका रीनल सिस्टम। कौन सा होता है, रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम कैसे बात करें, अभी हमने देखा था प्रोडक्ट बना था SCO3, रेस्पिरेटरी से क्या बना था, SCO3 बना था। अभी हमने देखा था क्या बना था, वहां पर हाइड्रोजन आयन बना था। हमने देखा था हाइड्रोजन आयन बनेगा। अब ये कहां से होते हैं, ये रीनल ट्यूब्यूल से क्या होते हैं, ये रीनल ट्यूब्यूल में पहुंचते हैं, फिल्ट्रेट होकर के कहां पहुंचते हैं, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। रीनल ट्यूब्यूल, जब रीनल सिस्टम के अंदर आपको क्या यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहां पर आपने पढ़ा ट्यूबुलर सीक्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है,
ट्यूबुलर सीक्रेशन और एक होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर दोस्तों? ट्यूबुलर सीक्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो इसका मतलब देखिए जैसी बॉडी को नीड होगी, अगर मान लीजिए बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब क्या बढ़ा हुआ है? बॉडी के अंदर एल्कलाइन नेचर बना हुआ है, क्योंकि ये क्या है? बेस है। क्या है ये? बेस है। तो बेस है तो इसका मतलब क्या होगा? ये एल्कलाइन को कम करना पड़ेगा बॉडी से, कम करना पड़ेगा तो ट्यूबुलर सीक्रेशन करवा देगा। क्या करवा देगा? ट्यूबुलर सीक्रेशन करवा देगा। हाइड्रोजन आयन को क्या कर लेगा? रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। क्लियर दोस्तों? अगर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? एसिडिटी बढ़ी हुई है तो इसका मतलब बॉडी को क्या चाहिए? हाइड्रोजन आयन तो निकालना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? वहां पर SCO3 को रिटेन करना पड़ेगा। तो वहां पर हाइड्रोजन आयन को क्या करवा देगा? एक्सक्रीट आउट करवा देगा और बाइकार्बोनेट को क्या करवा लेगा? रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा। तो इस तरीके से क्या करेगा? ये डिले करेगा लेकिन परमानेंटली बॉडी से बाहर निकाल देगा। जैसे वो तो कन्वर्ट कर रहे थे तो इसका मतलब प्रेजेंट तो कहां थे? ब्लड बॉडी के अंदर ही थे, इसका मतलब उनसे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन ये ना क्या कर दिया? बॉडी से बाहर ही कर दिया। अब जब बॉडी से घर से बाहर ही निकाल दिया किसी को, तो इसका मतलब टेंशन खत्म ही होगी। जब टेंशन खत्म होगी तो इसका मतलब इसी को क्या बोला है? ये परमानेंट सॉल्यूशन देता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिएगा इतना आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी बफर के द्वारा, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी के द्वारा और टर्सरी है वो रीनल सिस्टम के द्वारा। ये सेकंड में काम करता है, ये मिनट में काम करता है, ये डेज में काम करता है। आगे समझ में? अब देखिएगा ये बैलेंस हुआ है। क्या हुआ है? बैलेंस हुआ है। अब देखिएगा अगर मान लीजिए पीएच क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो एक्टिवेशन होगा किसका? बफर का और रेस्पिरेटरी का और रीनल का। तो रीनल का जब होगा तो देखिएगा यानी जो यूरिन होगा, क्या होगा? यूरिन। तो यूरिन हमेशा कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। अब देख लीजिएगा बॉडी कैसी होती है? एल्कलाइन। यानी बॉडी का फ्लूइड कैसा होता है? एल्कलाइन। लेकिन उससे निकलने वाली चीजें कैसी होती है? एसिडिक। आगे समझ में? तो इसका मतलब मैंने पहले सबसे पहले से बात किया तभी बताया कि बॉडी के अंदर मैक्सिमम किसका प्रोडक्शन होता है? एसिड का। किसका होता है? एसिड का। इसीलिए यूरिन कैसी हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। यूरिन की पीएच की बात करेंगे तो कितनी होती है? 6 होती है, जो कि नॉर्मल न्यूट्रल होने के लिए कितनी चाहिए? 7। तो इसका मतलब है यूरिन की पीएच क्या होती है? चेंज होती रहती है 4 to 8 तक। कैसे चेंज होती रहती है? 4 to 8 तक। अगर बॉडी के अंदर क्या हो गया? मान लीजिए बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है तो फिर क्या होगी? पीएच डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो ज्यादा एसिडिक होगी। अगर बॉडी के अंदर क्या हो गया? बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो गया, तो फिर एल्कलाइन हो गया तो फिर पीएच कैसी हो जाएगी? बाइकार्बोनेट बाहर निकलेंगे तो बाइकार्बोनेट निकलेंगे तो फिर कैसी हो जाएगी? एल्कलाइन हो जाएगी। आगे बात में दोस्तों समझ में? अब देख लीजिए 4 to 8 यानी नॉर्मल कितनी होगी? 6। तो यूरिन कैसी होती है? एसिडिक। और बॉडी कैसी होती है? बॉडी यानी बॉडी का मतलब ब्लड। ब्लड कैसा होगा? एल्कलाइन होता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? एसिड का होता है। तो एसिड की कंपैरिजन में या उसको रेगुलेट करने के लिए वहां पर उसी से क्या बनने लग जाते हैं? बेस बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं? बेस बनने लग जाते हैं। अब देखिएगा हमेशा जब एसिड बेस बैलेंस होगा तो कभी भी वो अकेला नहीं होगा, इसकी एडिशन में यानी साथ साथ चलेंगे आपके फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यानी एसिड बेस बैलेंस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है और बस वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब एसिड बेस बैलेंस होगा तो यहाँ पर किसका भी बैलेंस होगा? फ्लूइड का भी बैलेंस होगा। किसका होगा? फ्लूइड बैलेंस। यानी फ्लूइड इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो सकता है बॉडी के अंदर। और दूसरा होगा किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यानी कि जब भी किसकी बात करते हैं अपन? एसिड बेस बैलेंस की बात करेंगे तो आपको पता है इसके अंदर क्या निकालते हैं? पीएच। और पीएच किसके द्वारा निकालते हैं या भी डिस्कस करेंगे अपन? एबीजी के द्वारा। किसके द्वारा? एबीजी, आर्टिकल ब्लड गैसेस। तो आर्टिकल ब्लड गैसेस के अंदर आपने देखा होगा एक तो पीएच मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पीएच मिलेगा। एक आपको मिलेगा PCO2, एक मिलेगा आपको SCO3- देखिएगा। और क्या मिलेगा आपको? PaO2 और एक पोटेशियम मिलता है और एक सोडियम मिलता है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में मिलते हैं। आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या है? सोडियम पोटेशियम भी इनको हाइड्रोजन आयन को क्या करना है? कम करना है, डिक्रीज करना है। तो इसका मतलब इनको मेंटेन करना, इनको रेगुलेट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब इसकी एसिड बेस बैलेंस की बात करें तो बॉडी फ्लूइड भी मेंटेन होगा और इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होंगे? मेंटेन होंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिएगा मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि जो बैलेंस हो गया तीनों के द्वारा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? कभी कभी फिर बैलेंस होता है। यानी ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो कई बार हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। क्या मिलता है? इम्बैलेंस। अब थोड़ा सा इम्बैलेंस को समझेंगे। इम्बैलेंस, जब इम्बैलेंस की बात करेंगे तो देखिए इम्बैलेंस मेनली 2 टाइप्स हो सकता है। किससे टाइप्स हो सकता है? 2 टाइप।
यानी टू टाइप का मतलब है, यानी कौन सा हो सकता है, तो मेटाबॉलिक हो सकता है, और दूसरा कौन सा हो सकता है, रेस्पिरेटरी। कौन सा हो सकता है, रेस्पिरेटरी। क्लियर दोस्तों? अब देखो समझना चीजों को, अभी तक हमने सिर्फ बैलेंस की बात करी थी, अब इंपोर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो यहाँ से पुटअप होंगे, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चीजों को यहाँ से थोड़ा ढंग से समझेंगे हम, कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए मेटाबॉलिक की बात करें तो मेटाबॉलिक के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, यानी एसिड बढ़ सकता है या बेस बढ़ सकता है। तो इसका मतलब एसिड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर? अगर क्या बढ़ जाएगा, बेस बढ़ जाएगा, तो फिर क्या हो सकता है यहाँ पर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। सेम ऐसी कंडीशन में अगर रेस्पिरेटरी की कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो बेस एसिड बढ़ सकता है या बेस बढ़ सकता है। एसिड बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर क्या बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा तो फिर क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्लियर दोस्तों? तो यानी कि टोटल अगर चेंजेस होते हैं तो मेटाबॉलिक में होते हैं और रेस्पिरेटरी में होते हैं। जब मेटाबॉलिक के अंदर होंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और रेस्पिरेटरी होगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्लियर? अब देखिए इनको याद करने के लिए कि किस तरीके से क्या हुआ है, हमको ये पैरामीटर्स है किसके, एबीजी। एबीजी क्या होता है, आर्टिकुलर गैसेस होता है, इनका एनालिसिस करवाते हैं। किस तरीके से करवाते हैं ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बस इसकी वैल्यू याद रखिएगा अभी। यानी पीएच की बात करेंगे तो पीएच मतलब कोई पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो इसका मतलब किसकी, ब्लड की पीएच है, आर्टिकुलर ब्लड गैसेस। तो इसका मतलब आर्टिकुलर का जो ब्लड होता है उसका सैंपल लेंगे, 7.35 से लेकर के 7.45 तक। कितना होता है, 7.35 से 7.4। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिक, और इससे ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एल्कलाइन। अब देखिए नेक्स्ट हो गया आपका पीसीओ। पीसीओ होता है मतलब यानी कि प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? अब कार्बन डाइऑक्साइड का बात प्रेशर होगा तो वो कितना होता है, 35 से लेकर के 45 mmHg। कितना होता है, 35 से 45 mmHg। ये गैसेस, आर्टिकुलर ब्लड गैसेस, यानी आर्टरी के अंदर जो गैसेस की कंसंट्रेशन उसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा दैट इज दी बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब बाई मतलब 22, तो बाइकार्बोनेट का मतलब होगा कितना, 22 से लेकर के 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होगा, 22 से लेकर के 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, याद रखना। और नेक्स्ट होगा PO2, तो ऑक्सीजन की कितनी कंसंट्रेशन होगी, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसके एनालिसिस का, लेकिन फिर भी ये उसमें मेजर किया जाता है। तो ये आपको मिलेगा आपको 95 से लेकर के 100%। आगे चलते कहीं अगर 80 to 100 mmHg प्रेशर की भी बात कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो 80 to 100 भी इसको क्या माना जाता है, नॉर्मल माना जाएगा अगर प्रेशर की बात करेंगे तो, या फिर सैचुरेशन की बात करेंगे तो 95 से 100% तक क्या होता है, इसका सैचुरेशन होता है। और पोटेशियम तो आपको पता ही नॉर्मली कितना होता है, 3.5 to 5.1 मिलीग्राम होता है, और सोडियम होता है वो 135 to 145 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से होता है। क्लियर दोस्तों? तो ये क्या होती है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है, लेकिन यहां पर अपन इनकी बात नहीं करेंगे। क्लियर? इनको बस समझिएगा, इनको आप समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको समझ लेना, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अब देखिएगा मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। अब इनको समझने से पहले आपने एक चीज को हमेशा याद रखना है पीएच में। एक तो इसको याद रखना है कि जो पीएच होता है वो किससे मेंटेन होता है, तो ये एसिड से मेंटेन होता है। किससे होता है, एसिड से। मैंने इनिशियली भी आपको बता दिया, अभी बता रहा हूं किससे मेंटेन होगा, ये एसिड से। एसिड होगा तो कौन सा होगा, H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड होगा। क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। और नेक्स्ट एसिड होगा दैट इज दी HCO3। क्या होगा, HCO3-। लेकिन ये कार्बोनिक बाइकार्बोनिक एसिड है, लेकिन एक्ट किसकी तरह करता है, ये बेस की तरह, ये याद रखना। तो ये क्या हो गया फिर, एल्कलाइन हो गया। ये क्या हो गया, इसका नाम ही एसिड है क्योंकि ये कैसा है, वीक एसिड। और वीक एसिड है तो किसकी तरह एक्ट करेगा, ये फिर बेस की तरह काम करेगा। तो जहां भी बाइकार्बोनेट की बात होगी तो आप समझिए किसकी बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं, एल्कलाइन की बात कर रहे हैं, क्षार की बात कर रहे हैं। तो जहां पर किसकी बात होगी, कार्बोनिक एसिड की बात होगी। तो कार्बोनिक एसिड की जब बात होगी तो आप लोग समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, कौन, एसिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एसिड की। अब देखिए दोनों ही दोनों एसिड है, लेकिन जो इंडिकेटर होगा, अब आपने समझना है कि मेटाबॉलिक का इंडिकेटर होता है, एक रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर होता है। क्लियर? अब देखिएगा
अगर मेटाबॉलिक इंडिकेटर की बात करेंगे तो फिर कौन आ जाएगा, SCO3 आ जाएगा। अगर रेस्पिरेटरी इंडिकेटर की बात करेंगे तो फिर कौन आ जाएगा, कार्बोनिक एसिड आ जाएगा। अब आपको बहुत बार बताया जाता है, जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी इंडिकेटर की बात करें तो फिर आपने याद रखना है किसको याद रखना है, PCO2 को। किसको याद रखना है, PCO2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहां दिख रहा होगा, मैं आपको ऊपर बता देता हूं। यानी कि अब जब रेस्पिरेटरी की बात करते हैं तो फिर किसकी बात करते हैं, CO2 की, आगे समझ में। और जब मेटाबॉलिक की बात करते हैं तो फिर किसकी बात करते हैं, SCO3 माइनस की, यानी बाइकार्बोनेट की। तो इसमें किसकी बात करते हैं, CO2 की। लेकिन ऑप्शन में आपको देखने को मिल गया कि ऑप्शन में CO2 भी दिया हुआ है और H2CO3 भी दिया हुआ है, SCO3 भी दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे आप, अगर ऑप्शन में आपको SCO3 दे दिया और बाइकार्बोनेट दे दिया और CO2 भी दे दिया, तो फिर हमेशा इंडिकेटर क्या होगा, ये होगा कार्बोनिक एसिड। क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। गलती मत कर देना कि आप किसको लगा दोगे, CO2 पर, क्योंकि CO2 कभी भी ब्लड के अंदर फ्लो नहीं करती है, कभी भी ब्लड के अंदर रिटेन नहीं रहती है। मैंने अभी आपको जब रेस्पिरेटरी समझा तभी समझा दिया था कि CO2 होती है वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, यानी H2O के साथ में मिक्स होकर के, और क्या बना देती है, H2CO3 बना देती है। इसका मतलब रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर H2CO3 होगा और मेटाबॉलिक का इंडिकेटर होगा, इसके बाद में जो ब्रेक होता है वो SCO3 यानी बाइकार्बोनेट होगा। आगे समझ में इस चीज को याद रख लें। अगर ऑप्शन में H2CO3 नहीं है तो फिर आप क्या लगा देंगे, CO2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, CO2। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए एक को समझना होगा हमें, ये वैल्यू को याद रखना। अगर ये वैल्यू आपने याद रखी तो इसका मतलब आप कहीं भी किसी भी तरीके से पीएच के क्वेश्चन को लेकर के गलत नहीं कर सकते। आगे समझना, एक बार फिर से देख लीजिए। पीएच होगा नॉर्मली ब्लड का 7.35 से 7.45, PCO2 35245 mmHg और बाइकार्बोनेट होगा 22 से लेकर के 27 मिलीकरेंट और ऑक्सीजन होगी वो 80 to 100 देखने को मिलेगा। बस इनको याद रखिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ये बताता हूं क्वेश्चन, या ऐसे पुटअप होते हैं कि पीएच की वैल्यू क्या है, पीएच ये है, बाइकार्बोनेट ये है और ये, इसमें कौन सा है, मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी, कंपेंसेटेड, अनकंपेंसेटेड या पार्शियली कंपेंसेटेड या फिर कोई तीसरा है, यानी साइमल्टेनियसली रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक कोई कंडीशन होगी। चार कंडीशनों में से देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन आपको मिलता है कॉजेज में से। किसमें मिलता है, कॉजेज में से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा एसिड बेस इंबैलेंस की कॉजेज। कॉजेज में आपको एक ही बात में याद करा दूंगा, बस याद रखना, जब कॉजेज की बात करते हैं तो कॉजेज के अंदर आपने याद रखना है एक को, यानी कि एक लड़का होता है, कौन होता है, एक बॉय होता है, एक गर्ल होती है, गर्ल। आगे समझ में, तो जो बॉय होता है गर्ल को क्या करता है, गिफ्ट देता है। क्या देता है, गिफ्ट देता है। और गिफ्ट में क्या देता है, बाइक। क्या देता है, बाइक। क्योंकि लड़का लड़की मांगती है स्कूटी, लेकिन स्कूटी उसके पास होती नहीं। अब स्कूटी उसको परचेज करने दे रही, लेकिन उसके पास बाइक होती है, कौन सी, अपाची। कौन सी बाइक होती है, अपाची। क्लियर है। तो यानी कि ये लड़का इस लड़की को, किसको, इस लड़की को क्या गिफ्ट करता है, अपाची बाइक गिफ्ट करता है। तो इस लड़के का नाम भी होगा, इस लड़की का भी नाम होगा। तो देखिए किस तरीके से, इस लड़के का नाम होता है, उसको बोलते हैं फैटी डिसाल। क्या नाम है इस लड़की का, फैटी डिसाल। किस लड़की को देता है, एक अंग्रेजन होती है, इसका नाम अंग्रेजी जैसा होता है, दैट इज द हवाई। क्या नाम होता है, हवाई। क्लियर दोस्तों। कौन सी बाइक देता है, अपाची। कौन सी बाइक देता है, अपाची। तो अपाची बाइक देगा, इसका मतलब यहां पर लिखेंगे गिफ्ट, अपाची बाइक। अपाची बाइक देता है। और किसके साथ देता है, पूरी उम्मीद के साथ देगा। भाई गिफ्ट दे रहा है तो उसको उम्मीद होगी ना कुछ। तो किसके साथ देता है, ये फुल होप के साथ। किसके साथ देता है, फुल होप। फुल होप। क्लियर। यानी कि अब देखो, इससे आप याद कर सकते हैं सारे के सारे। फैटी डिसाल क्या है, हवाई को क्या दिया, गिफ्ट। क्या दिया, अपाची बाइक। किसके साथ दिया, फुल होप से। किससे दिया, फुल होप से। अब देख सकते हैं कि यानी कि ये सारे के सारे किसकी कॉज है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉज है। किसकी है ये दोस्तों, जल्दी से पढ़ लेना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी कॉज, सारे के सारे कॉज इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे।
ये मेटाबॉलिक की किसकी कॉज है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। और ये देखो अवॉइड क्या दिया है, अवॉइड को गिफ्ट दिया है, तो ये किसकी कॉज है फिर? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कॉज। आगे समझ में। फिर इसने क्या दिया है? अपाची बाइक। तो इसका मतलब है अपाची बाइक होगी, तो इसका मतलब उस पर दौड़ेगा तो सांस लेने में, हेलमेट लगा के सांस लेने में तकलीफ होगी, तो इसका मतलब ये किसकी हो गई फिर? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। किसका हो गया ये? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के हो गए। और नेक्स्ट होगा दैट इज किसके साथ दे रहा है? ये फ्लॉक के साथ में, तो ये किसके हो गए फिर? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। किसके हो गए? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। किसकी हो गई ये? एल्कलोसिस की। क्लियर है? याद रखना, मैंने आपको बता दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी तरीके का। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की होगी तो फैटी डिस्चार्ज आएगा। अगर क्या है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा तो अवॉइड होगा। और क्या दिया इसने? गिफ्ट दिया है। क्या दिया है? गिफ्ट दिया है अपाची बाइक। तो अपाची बाइक के अंदर जो आएंगे सारे के सारे किसके होंगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के होंगे। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के होंगे, वो क्या होंगे? फ्लॉक होंगे। अब इनको एक एक को समझा देता हूं मैं आपको, एक एक को समझा देता हूं। क्लियर है? इतना लिख लेना, समझ लेना। इस तरीके की ट्रिक आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इसके आपको सारे के सारे कॉज याद रहेंगे, क्योंकि कॉज बहुत बार पूछे जाते हैं कि कॉज ये वाला है तो कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर पर्सन को ये वाली कंडीशन होगी तो कौन सा वाला एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलेगा। क्लियर? अब देखिए एक एक को समझा देता हूं मैं। सबसे पहले आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस को समझाऊंगा। किसको समझाऊंगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को समझने के लिए हमें किसको याद रखने पड़ेगा? फैटी, यानी थोड़ा सा मोटा। और डिस्चार्ज आर बार बना रखी होगी, मोटा होगा तो आर बार बना रखी होगी, तो फिर कैसे समझेंगे कॉज को? यानी सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? फैटी। तो देख लीजिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉज है तो सबसे पहले होगा फैटी डिस्चार्ज। फैटी डिस्चार्ज दिख रहा है सब कुछ। जब फैटी डिस्चार्ज होगा तो देखिए फिर इसका मतलब क्या हो गया? ये फैटी डाइट। क्या लेगा ये? फैटी डाइट लेगा। जब फैटी डाइट लेगा तो इसको क्या हो जाएगा फिर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसको भी यहां लिख देता हूं मैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉजेस। समझ लीजिएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब फैट इंटेक करेगा पर्सन, तो पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा फिर? कीटोन बॉडी ज्यादा बनेगी, यानी फैट ले रहा है, एसिड यानी फैटी एसिड बनेगी। क्लियर दोस्त? क्योंकि देख लीजिए, जब बॉडी के अंदर कार्बन इंटेक होता है तो उसमें या तो ग्लूकोज लेंगे या प्रोटीन लेंगे या क्या लेंगे? फैटी एसिड लेंगे यानी फैट लेंगे। तो जब ग्लूकोज लेंगे तो इसका मतलब क्या ले रहे हैं अपन? ग्लूकोज, यानी सबसे मोनोमर्स कंडीशन होगी स्टार्च। स्टार्च में क्या बनेगा? ग्लूकोज। जो प्रोटीन लेंगे तो अमीनो एसिड, फैट लेंगे तो क्या बनेगा? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड अपने आप में एसिड इंटेक होगा तो इसका मतलब क्या बनेगा? एसिडोसिस होगा। नेक्स्ट देखिए क्या होगा? डी से बनेगा मतलब डायबिटीज मेलाइटस। आगे बस समझ में। तो डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देखने को मिलता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये कोई भी कंडीशन होगी तो ये डी से बनेगा। तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर तो आपको पता है यहाँ पर क्या बनते हैं? कीटोन बॉडीज बनती है। और कीटोन बॉडीज बनेंगी तो कीटोन बॉडीज किसकी तरह एक्ट करती है? एसिड की तरह। किसकी तरह एक्ट करेंगी? एसिड की तरह एक्ट करेंगी। आगे समझ में। तो इसका मतलब डी से क्या बनेगा? डायबिटिक मेलाइटस। कंफ्यूज करेगा तो डायबिटिक मेलाइटस की बात करें तो कहेंगे किसकी बात कर रहा है? ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की बात कर रहे हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की बात करें तो इसका मतलब क्या बनेंगे? वहां पर कीटोन बॉडीज बनेंगे। आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन? आई की। आई का मतलब हो गया इंडाइजेशन। क्या हो गया? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन किसका हो सकता है? ग्लूकोज का हो सकता है, फैट का हो सकता है, किसी भी चीज का। जब इंडाइजेशन होगा यानी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो इसका मतलब वहां पर क्या बनता है? फिर आपको पता है अच्छे से गैस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैस का। और आपको पता है वहां पर क्या हो जाती है? पर्सन को एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी। अब एसिडिटी होगी तो आप लोग समझ गए कि क्या बनेंगे? एसिड बनेंगे। जब एसिड बनेंगे तो फिर क्या कॉज करेंगे? ये एसिडोसिस कॉज करेंगे। आगे समझिए। तो इंडाइजेशन की कंडीशन होगी, कोई फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कुछ भी लेंगे तो इंडाइजेशन कंडीशन में क्या होता है? एसिडोसिस होता है। नेक्स्ट देखिए किसकी बात करेंगे अपन? एस की। जब एस की बात करें तो देखिए क्या हो रहा है? एसिडोसिस हो रहा है वहां पर। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? ये सीवियर डायरिया। क्या देखने को मिलेगा यहां पर? सीवियर डायरिया। या फिर स्टार्वेशन हो सकता है। क्या हो सकता है?
सीवियर डायरिया कह सकते हैं, या फिर स्टारवेशन। स्टारवेशन लंबे टाइम तक भूखा रहेगा तो इसके अंदर भी क्या बनती है, कीटोन बॉडीज बनेगी, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, या फिर सीवियर डायरिया। आपको पता है जो डायरिया होता है, यानी कि जीआईटी से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां से क्या निकलते हैं, बेस निकलते हैं, एल्कलाइन निकलते हैं। अब डायरिया हो गया तो एल्कलाइन का क्या हो गया, लॉस हो गया, बॉडी के अंदर क्या रहेगा, एसिड रहेगा। इसका मतलब सीवियर डायरिया के अंदर क्या होता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आपको पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कॉज। अब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया तो अगली बार ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये वैसे कोई भी पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो आगे पुटअप होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि कॉजेस से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब सीवियर डायरिया के अंदर भी क्या होता है, एसिडोसिस होता है, क्योंकि क्या लॉस हो जाते हैं, एल्कलाइंस लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए किसकी बात करेंगे अपन, ए की। जब ए की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर किसका इंटेक होगा, फिर एस्पिरिन का। किसका होगा, एस्पिरिन का इंटेक हो गया। या फिर एडिसन्स डिसीज हो सकती है, क्या हो सकती है, एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज के अंदर या एस्पिरिन के इंटेक में भी क्या होता है, ये सैलिसाइलिक एसिड होता है। जब ये सैलिसाइलिक एसिड होता है, जब ये सैलिसाइलिक एसिड होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, बॉडी के अंदर एसिडिटी कॉज करेगा। जब एसिडिटी कॉज करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। आगे समझिए दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, आर की। जब आर की बात करेंगे तो देखिए, यानी कि मैं यहां तक फैटी डिस आर, तो आर और एम रह गया, तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए मैं आपको ऊपर समझा देता हूं। ये डिस आर में क्या समझा देता हूं, ठीक है। आर और एन डिसआर बनेगा, यानी ये तक यहां तक होगा इसमें। अब इसके बाद आर मतलब हो गया रीनल फेलियर। क्या हो गया, रीनल फेलियर। अब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि रीनल को क्या होता है, टर्सरी परमानेंट रेगुलेटर होता है। जब रीनल फेलियर हो गया पर्सन तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या बॉडी से बाइकार्बोनेट को आउट कर पाएगा या रीअब्जॉर्प्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दूसरा हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, बैलेंस कर पाएगा कि नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वहां पर उनका बैलेंस है, ट्यूबुलर सीक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन वो फेल हो जाता है। किस कंडीशन में, रीनल फेलियर की कंडीशन में। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर रिटेन हो जाते हैं। जब रिटेन हो जाते हैं तो क्या कॉज कर देते हैं, एसिडोसिस को कॉज कर देते हैं। क्लियर बात समझ में। और नेक्स्ट होगा दैट इज दी मालन्यूट्रिशन। नेक्स्ट होगा दैट इज दी मालन्यूट्रिशन। जब मालन्यूट्रिशन की कंडीशन होगी पर्सन के अंदर, तो मालन्यूट्रिशन में उसको क्या नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा। जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो फिर वो किसका मेटाबॉलिज्म करेगा, प्रोटीन का और फैट का। जब प्रोटीन और फैट का होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगी, तो उस पर्सन के अंदर भी ये इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है इन फ्यूचर कि मालन्यूट्रिशन के अंदर कौन सी एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलेगा। तो मालन्यूट्रिशन के अंदर हमेशा क्या मिलता है, एसिडोसिस। कौन सा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। आगे समझ में। तो ये सारे के सारे कॉज हो गए किसकी, फैटी डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन हो तो एक बार लिख लीजिएगा, लिखने के बाद घर पे जाकर के फिर से रिपीट कीजिएगा और याद हो जाएंगे आपको सारे के सारे। अगर आपको फैटी याद है और किसको गिफ्ट दे रहा है, ये व्हाइट को, किसको दे रहा है, व्हाइट को। तो इसका मतलब नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, फिर मेटाबॉलिक एल्कोसिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आ रहा है ना समझ में, बहुत बढ़िया। सेकंड जो अपन बात करेंगे, फर्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करेंगे। सेकंड जो अपन बात करेंगे वो होगा दैट इज द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था, फैटी डिसऑर्डर ने गिफ्ट किया था किसको, हवाइट को। हवाइट को क्या दिया था, अपाची वाइट। तो इसका मतलब किसकी बात करेंगे अपन, हवाइट। तो हवाइट में देखिएगा, हवाइट में सबसे पहले होगा H। क्या होगा, H। इसके बाद क्या होगा, B। इसके बाद होगा I। इसके बाद होगा D और इसके बाद होगा आपका E। क्लियर है बात दोस्तों। अब देखिए जब किसकी बात करेंगे अपन, H की। क्लियर। तो H का मतलब क्या हो गया, फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर एल्कलोसिस हो रहा था, क्या हो रहा था, एल्कलोसिस। वहां पर क्या हो रहा था, एसिडोसिस। यहाँ पर क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। जब एल्कलोसिस होगा तो H फॉर्म होगा हाई इनटेक ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट का क्या करना, हाई इनटेक होगा। अब आपको पता है बाइकार्बोनेट को अपन क्या कहते हैं, एल्कलाइन कहते हैं। जब बाइकार्बोनेट हमने ज्यादा से ज्यादा ले लिया, हाई इनटेक कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा फिर पर्सन को, इसका मतलब पर्सन को क्या होगा, फिर एल्कलोसिस होगा। क्या होगा, एल्कलोसिस।
आगे समझ में, इससे याद रख सकते हैं क्या, इससे याद ना रखें तो जैसे वहां पर एडिशन डिसीज हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर पर्सन को हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाएगा, इससे भी याद रख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होगा तो आपको पता है यानी एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, क्या होते हैं ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, तो इसका मतलब ये किसको बाइकार्बोनेट को क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, बाइकार्बोनेट को क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, जब रिटेन करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंडीशन बॉडी के अंदर एल्क्रोसिस हो जाएगा। आगे बात समझ, इसका मतलब देख लीजिए, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन, बी की बात करेंगे, यानी बी की जब बात करेंगे तो इसका मतलब पर्सन को क्या हो रहा है, एल्क्रोसिस हो रहा है, तो एल्क्रोसिस हो रहा है तो पर्सन को फिर क्या होगी, यहाँ पर बर्निंग कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है, बर्निंग कंडीशन हो सकती है। आगे हो सकता है, नेक्स्ट देखिए किसकी बात करें अपन, आई की मतलब इनटेक ऑफ बाइकार्बोनेट, यहां पर लिख सकते हैं बाइकार्बोनेट, यहां पर क्या लिख सकते हैं, बाइकार्बोनेट का इनटेक कर लिया उसने, नेक्स्ट होगा दैट इज डी, डी से अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यानी हाइपर एल्डोस्टेरोन जो होगा बर्निंग कंडीशन हो गई, इनटेक ऑफ बाइकार्बोनेट हो गया, और डी से हो गया आपका, ई से देख लीजिए बता देते हैं, ई पर हो गया एक्सेसिव वोमिटिंग, क्या हो गया, एक्सेसिव वोमिटिंग। आपको पता है एक्सेसिव वोमिटिंग के अंदर क्या निकल जाता है, सारा का सारा एसिड निकल जाता है बॉडी से, जब एसिड बॉडी से निकलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, पर्सन को वहां पर पर्सन को देखने को मिलेगा आपको सारा का सारा कंडीशन दैट इज दी एसिड एल्क्रोसिस, क्या मिलेगा, एल्क्रोसिस, क्लियर है बात। हाँ, बी फॉर होगा डाययूरेटिक्स, बी फॉर होगा डाययूरेटिक्स, क्लियर है दोस्तों, यानी डाययूरेटिक्स पर्सन ले रहा है, तो डाययूरेटिक्स में भी क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, जब हाइड्रोजन बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो रह क्या जाएगा, एल्क्रोसिस रह जाएगा, क्या रह जाएगा, एल्क्रोसिस की कंडीशन रह जाएगी। आगे बात समझिए दोस्तों, तो ये होते हैं आपकी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया, बी मतलब बर्निंग हो गया, आई से मतलब इनटेक ऑफ बाइकार्बोनेट हो गया, डी से हो गया डाययूरेटिक्स, और ई से हो गया एक्सेसिव वोमिटिंग। एक्सेसिव वोमिटिंग ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक्सेसिव वोमिटिंग, सीवियर वोमिटिंग होती है तो फिर पर्सन को क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस मिलता है। तो इन फ्यूचर डाययूरेटिक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म से भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, पुट अप हो सकता है। क्लियर आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये हवाई तो हो गया कंप्लीट, हवाई के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट होगा हवाई के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। थर्ड कॉज होगा दैट इज दी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसके कॉज भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को फैटी डिसऑर्डर में हवाई को क्या दी, अपाची बाइक, क्या दी, अपाची बाइक, क्या दी, अपाची, मैं लिख लिया होगा थोड़ा सा लिखो, अपाची बाइक। अब देखिए, अब पहली बात तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो इसका मतलब क्या होगा, पर्सन को क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा, क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा। इसका मतलब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है तो वही कंडीशन होगी, किसका रिटेन होगा, यहाँ पर PCO2 इंक्रीज मिलेगा। अब PCO2 को इंक्रीज करने वाली जो भी कंडीशन आएगी वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर आएगी, किसके अंदर आएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर। क्लियर है। अब देखिए ये 4 हो गया, अगर इसी बात करेंगे तो क्या हो गया, फिर यहाँ पर अस्थमा, क्या हो गया, अस्थमा। जब अस्थमा की कंडीशन होगी तो पर्सन को क्या होगा, फिर अस्थमा के अंदर प्रॉपर CO2 को बाहर नहीं कर पाएगा तो CO2 क्या रहेगा, अंदर रिटेन रहेगा, तो फिर क्या होगा, पर्सन को एसिडोसिस होगा, क्योंकि CO2 से क्या बन जाएगा, अभी देखा था हमने इंडिकेटर, H2CO3 बनेगा, क्या बनेगा, H2CO3, और ये कार्बोनिक एसिड जब जितना बॉडी के अंदर बढ़ेगा उतनी कंडीशन किसकी होगी, एसिडोसिस की होगी, लेकिन बढ़ किसकी वजह से रहा है, रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से बढ़ रहा है, इसलिए कंडीशन क्या होगी, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। नेक्स्ट देखिए बी से होगा निमोनिया, क्या हो जाएगा, निमोनिया, निमोनिया हो सकता है आगे समझ में, या फिर न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स क्या हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। आगे बस समझ में,
तो यानी कि निमोनिया हो सकता है पर्सन को निमोथोरैक्स हो सकता है। तो निमोनिया के अंदर भी क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, निमोथोरैक्स के अंदर भी रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए CO2 क्या होता है, रिटेन रहता है। रिटेन रहेगा तो फिर पर्सन क्या करेगा, एसिडोसिस कॉज करेगा। देखिएगा नेक्स्ट होगा दैट इज दी ए फॉर हो गया, दैट इज दी ए से हो गया एटिलैक्टेसिस, एक ए से हो गया। नेक्स्ट दैट इज दी एटिलैक्टेसिस। क्या होगा, एटिलैक्टेसिस। एटिलैक्टेसिस की कंडीशन में क्या होता है, यानी एल्वेओलाई कोलैप्स हो जाती है। एल्वेओलाई क्या हो जाती है, कोलैप्स। जब एल्वेओलाई कोलैप्स हो जाएंगी तो एल्वेओलाई कोलैप्स की कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा नहीं, जब ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो CO2 बाहर नहीं आएगा, तो CO2 सेल है वो तो लगातार अपना क्या करेगी, सेलुलर मेटाबॉलिज्म करेगी, तो वहां से किसका प्रोडक्शन होगा, फिर CO2 का प्रोडक्शन होगा। जब CO2 का प्रोडक्शन होगा तो CO2 क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो जाएगी बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर जब इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या बनेगा, कार्बनिक एसिड बनेगा। सेम वही कंडीशन होगी, तो एटिलैक्टेसिस की कंडीशन होगी, अस्थमा की होगी, नेक्स्ट किसी होगी, निमोनिया की। आगे सर में तो इन सब कंडीशन में क्या होता है पर्सन को, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट होगा सी से मतलब होगा COPD। क्या हो गया, COPD। COPD एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन को क्या होगा, रेस्पिरेटरी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज कंडीशन। जब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज कंडीशन होगी तो इसका मतलब किसका रिटेन हो गया, वही सेम CO2 का रिटेन होगा, तो फिर पर्सन को क्या हो जाएगा, बाय कार्बनिक एसिड बढ़ेगा, कार्बनिक एसिड बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज कर देगा। COPD एक ऐसी कंडीशन है इसके अंदर दोनों कंडीशन मिल सकती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी मिल सकता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी मिल सकता है। तो यानी कि COPD के अंदर बहुत कंडीशन साइमल्टेनियसली चलती है। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट देखिए H4 हो गया हाइपरवेंटिलेशन, सॉरी हाइपोवेंटिलेशन होगा, हाइपोवेंटिलेशन यानी कि S से हो गया हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब होता है कि CO2 का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन का डिक्रीज हो जाना, CO2 का इंक्रीज हो जाना, तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा चला जाए, लेकिन हाइपोवेंटिलेशन क्या, ऑक्सीजन कम जाएगा तो CO2 क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो CO2 इंक्रीज होगा तो कंडीशन सेम वही की वही बनेगी। और नेक्स्ट देखिए क्या हो गया बी से मतलब यानी कि हाइपोवेंटिलेशन और बी से मतलब हो गया बाइट का मतलब है यानी कि पर्सन को क्या हो जाना, बी से होगा बी से हो गया मतलब बार्बिचुलेट्स, क्या हो गया, बार्बिचुलेट्स। आगे समझ में सी से अगर आप याद रखें तो यहां पर CNS डिप्रेशन भी याद रख सकते हैं, CNS डिप्रेसेंट देंगे, जब CNS डिप्रेसेंट देंगे COPD भी होता है CNS डिप्रेसेंट। CNS डिप्रेसेंट का मतलब है अगर मेडुला ऑब्लांगेटा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको अगर अपन क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। जब रेस्पिरेटरी एफर्ट देखने को नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब पर्सन को क्या हो जाएगा, फिर वहां पर हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा। तो हाइपोवेंटिलेशन CNS डिप्रेसेंट के अंदर, COPD के अंदर, इन सब के कॉज होते हैं किसके, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। और बी से हो गए बार्बिचुलेट्स, क्या हो गए, बार्बिचुलेट्स। जब बार्बिचुलेट्स का इंटेक होता है तो पर्सन के अंदर उसमें भी क्या होती है, सेम कंडीशन यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। आगे समझ में, तो याद रखना बार्बिचुलेट्स भी आगे पूछा जा सकता है, हाइपोवेंटिलेशन भी पूछा जा सकता है, COPD और CNS डिप्रेशन भी पूछा जा सकता है, एटिलैक्टेसिस, निमोनिया और अस्थमा। तो यानी रेस्पिरेटरी की जितनी भी कॉज होंगे मोस्ट ऑफ किसके अंदर आएंगे, एसिडोसिस के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, एसिडोसिस के अंदर। याद रहेगा सारा का सारा। सबसे पहले हमने फैटी डिस्चार्ज को किया मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, फिर अवॉइड को किया मेटाबॉलिक एल्कोसिस के अंदर, और फिर थर्ड वन हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को किया है। देख लीजिए एक बार, ए से अस्थमा हो गया और बी से निमोनिया हो गया, ए से फिर एटिलैक्टेसिस हो गया, सी से COPD और CNS डिप्रेसेंट हो गया, एस से हाइपोवेंटिलेशन हो गया और बी से बार्बिचुलेट्स हो गया। बार्बिचुलेट्स के इंटेक से हमेशा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट लास्ट कॉज होगा दैट इज दी फुल हॉप। क्या होगा, फुल हॉप। इंपोर्टेंट है, फुल हॉप से क्वेश्चन पुटअप होने के पूरी चांसेस है 100%। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जो पुटअप होगा अगर वॉमिटिंग से हो सकता है और डायरिया से हो सकता है, तो नेक्स्ट टाइम पूरे चांसेस है क्वेश्चन किससे पुटअप हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। किससे पुटअप हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस से। तो फोर्थ वन कौन होगा, चार ही पढ़े थे हमने, दो रेस्पिरेटरी के पढ़े थे, दो मेटाबॉलिक के। रेस्पिरेटरी का लास्ट है जिसके अंदर हमने देखा था क्या, फुल हॉप। फुल हॉप तो फुल में एफ, ये क्या एफ का मतलब हो गया फीवर। क्या हो गया, फीवर। तो फीवर की कंडीशन में हमेशा पर्सन को क्या मिलता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि फीवर के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म वो इंक्रीज हो जाता है,
जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के साथ साथ में रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी रेट जब इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पर्सन हाइपरवेंटिलेट हो रहा है। तो हाइपरवेंटिलेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या करेगा, वो O2 को बढ़ा देगा, CO2 को कम कर देगा। जब CO2 कम होगी तो इसका मतलब आपको पता है रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर क्या होता है, CO2 और CO2 और H2 CO3 किसी को भी मान लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपने H2 CO3 को देना है, अगर सेकंड इंपोर्टेंट होगा तो CO2 को देना है। तो CO2 जैसे जैसे कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एल्कलोसिस होगा, क्योंकि CO2 क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। देखिए ये एसिड बना है कार्बोनिक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मतलब क्या हो गया, फीवर। नेक्स्ट देखिए क्या हो गया पर्सन को, हाइपरवेंटिलेशन हो गया। क्या हो गया, हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन का मतलब वही कंडीशन होगी कि ऑक्सीजन को क्या कर दिया हमने, ज्यादा से सैचुरेट कर दिया। जब ज्यादा ऑक्सीजन सैचुरेट हो गया तो फिर CO2 क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पर्सन को क्या हो जाएगा, फिर CO2 डिक्रीज होते ही ये इसका लेवल कम मिलेगा, इसका लेवल कम मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखिए ओवर वेंटिलेशन। ओवर वेंटिलेशन यानी पर्सन वेंटिलेटर पे है, वो वेंटिलेटर पे अगर हमने उसको क्या कर दिया, हाइपर ऑक्सीजनेट कर दिया, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का सैचुरेशन दे दिया, मॉनिटर इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया, तो ओवर वेंटिलेशन में पर्सन को क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और नेक्स्ट देखिए पेन, मोस्ट इंपोर्टेंट। पेन की कंडीशन में पर्सन को क्या मिलता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पेन हो गया और फीवर हो गया, इसमें ऐसा लगता है कि पर्सन को क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पेन में भी ऐसा लगता है, पेन होगा मतलब यानी पर्सन एक्सरसाइज या कुछ भी कर रहा है, पेन कर रहा है, इसका मतलब पर्सन को क्या है, थक रहा है, वो थक रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं एसिडोसिस के साथ में। तो फीवर और पेन दोनों के दोनों ही नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पुट अप होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट चांसेस हैं, या सबसे ज्यादा चांसेस बनेंगे वो बनेंगे किसके, फीवर एंड पेन के। आगे बस समझ में। नेक्स्ट होगा दैट इज दी ई, यानी कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में फीवर हो गया, हाइपरवेंटिलेशन हो गया, ओवरवेंटिलेशन हो गया, पेन हो गया। और ई से होगा नेक्स्ट दैट इज दी एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन। आगे बस समझ में। जब ब्रेन का क्या होगा, एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा, जैसे वहां पर डिप्रेशन हुआ था, यहां पर क्या होगा, स्टिमुलेशन। जब ये स्टिमुलेट हो गया तो इसका मतलब मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। जब मेडुला ऑब्लिंगेटा स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हाइपरवेंटिलेशन करेगा। जब हाइपरवेंटिलेशन करेगा तो कॉज क्या बनेगा, सेम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बनेगा। याद रखना क्वेश्चन मेटाबॉलिक का, डायरिया का और एक वॉमिटिंग का बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट फीवर या एक्सेसिव स्टिमुलेशन से, पेन से, या फिर किससे, हाइपरवेंटिलेशन और वेंटिलेशन से क्वेश्चन पुट अप होने के पूरे चांसेस है। क्लियर है दोस्तों। यहां तक हमने किसको डिस्कस किया है, कोज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा दैट इज दी पीएच। इसको डिस्कस करेंगे पीएच, यानी कि किस तरीके से पीएच को मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर का मतलब है मेटाबॉलिक के अंदर किस तरीके की कंडीशन होगी और रेस्पिरेटरी के अंदर किस तरीके की कंडीशन होगी। तो पार्ट 2 के अंदर काफी बड़ा वीडियो हो रहा है, YouTube पर ज्यादा बड़ा वीडियो ठीक नहीं लगता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पार्ट 2 के अंदर अभी आपको समझाएंगे दैट इज दी पीएच किस तरीके से मेटाबॉलिक में, किस तरीके से रेस्पिरेटरी के अंदर मेंटेन किया जाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच अवर चैनल। थैंक यू।